हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्वीट एंड सावर वंग्स एंड इफेक्ट। मोदाव जोशी नॉवेल एक्सप्लेनेशन का यह 6th पार्ट है। नॉवेल का ओरिजिनल ऑथर है MXTX और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है एक्साइल रेवल्स ने। इंग्लिश ट्रांसलेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहां से इसे पढ़ सकते हैं। प्रतिलिपि में भी इसका हिंदी ट्रांसलेशन अवेलेबल है। विवक्षा पूरी रात अपने पेट के बल ही लेटा हुआ था। आधी रात तक तो वो ये सोचता रहा कि लानुंग के साथ ऐसा क्या हुआ है कि वो इतना बदल गया है। बाकी आधी रात को ही वो सो पाया है। अगली सुबह आंखें खोलकर उसे लानोंगजी नहीं दिखा। इस टाइम वो बेड पर अच्छे से तमीज से लेटा हुआ है। उसके हाथ भी उसके पास अच्छे से रखे हुए हैं। वो जल्दी से अपने ऊपर से ब्लैंकेट को हटा देता है और अपने बालों को खींचने लगता है। ये सब कितना अजीब और डरावना है। बाहर से किसी ने 2 बार नॉक किया। फिर लन सीजुई की आवाज़ सुनाई दी। यंग मास्टर मो, क्या आप उठ गए हो? इतनी सुबह सुबह मुझे क्यों बुला रहे हो? विवक्षा ने पूछा। सुबह? पर अभी तो 9 बज गए हैं, सिजुई ने कहा। विवक्षा का दिन लांसेक्ट वालों से 4 घंटे लेट चलता है। उल्टा सोने की वजह से उसके पीठ और कमर में भी दर्द हो रहा है। उसने कहा, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। लान सिजुई ने पूछा, अब क्या हो गया? विवक्षा ने कहा, क्या हो गया? तुम्हारे सेक्ट के हांगवांग जुन ने मेरी ले ली है। लान जिंगी की गुस्सैल वॉइस सुनाई दी। अगर तुम ऐसे फालतू बकवास करते रहे तो अच्छा नहीं होगा, बाहर आओ। विवक्षा ने बेचारा वॉइस बनाकर कहा, सच में उसने रात भर मेरी ली है। अब मैं बाहर मुंह दिखाने का लायक नहीं रहा। बाहर खड़े सारे जूनियर्स एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। कोई भी बिना परमिशन के हांगवांग जुन के रूम के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए वो लोग उसे खींचकर निकाल नहीं पा रहे हैं। लान जिंगी ने गुस्से से कहा, तुम्हें कोई शर्म है ही नहीं। हांगवांग जुन कट स्लिप नहीं है, उन्होंने तुम्हारी ली है। तुमने उनकी नहीं ली तो अच्छा होगा। अब जल्दी उठो और अपने गधे को ठीक करो, कितना शोर करता है वो। तुम लोगों ने मेरे लिटिल एप्पल के साथ क्या किया? विवक्षा जल्दी से निकल आया। फिर वह उन जूनियर्स के साथ एक ग्रास फील्ड में जाकर पहुंचा। लिटिल एप्पल बहुत शोर कर रहा था क्योंकि उसे घास खाना था, पर घास के ऊपर बहुत सारे गोल गोल सफ़ेद खरगोश के बैठे रहने की वजह से वो घास खा ही नहीं पा रहा था। इतने सारे खरगोश, विवक्षा खुश होकर बोलता है, चलो इनको रोस्ट करके खाते हैं। लान जिंगी गुस्से से फूट पड़ा। क्लाउड रेसेसेस में जीव हत्या मना है, इसे चुप कराओ, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। विवोक्षण ने अपने ब्रेकफास्ट का एप्पल उसे दिया तो लिटिल एप्पल खुश होकर खाने लगा। विवोक्षण ने कहा, अगर मैं इनको मारूंगा तो क्या मुझे बाहर फेंक दिया जाएगा? लान जिंगी ने अपने दोनों बाहें फैलाकर विवोक्षण को ब्लॉक कर दिया। ये सारे हांगवांग जुन के हैं, हम बस कभी कभी इनकी देखभाल करते हैं। विवोक्षण सोचने लगा, लाजा कितना इंटरेस्टिंग इंसान है। पहले जब मैं उसे ये दे रहा था तब तो उसने कहा था कि उसे नहीं चाहिए। अब वो इतने सारों को पाल रहा है, उसे ये छोटे छोटे सॉफ्ट फाजी एनिमल्स पसंद है। स्ट्रेट फेस वाले लानोंग जी के हाथों में ऐसे क्यूट खरगोश। ओ माय गॉड। विवोक्षण हंसने लगा था, पर पिछली रात की बात याद आते ही उसकी हंसी रुक गई। तभी पश्चिम दिशा से जोर जोर से घंटी की आवाज़ सुनाई दी। ये नॉर्मल टाइम बताने वाली घंटी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई पागलों की तरह कोई वार्निंग दे रहा है। जूनियर दौड़ने लगे तो विवक्षा भी उनके पीछे चलने लगा। वो आवाज़ मिंगसी नाम के वॉच टावर से आ रही थी। इस बिल्डिंग को सोल समोनिंग और कुछ रिचुअल्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसका दीवार स्पेशल मटेरियल से बना है और उस पर बहुत सारे मंत्र लिखे हुए हैं। अगर इस बिल्डिंग की घंटा अपने आप से बज रही है तो इसका मतलब है कि अंदर कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ है। सारे डिसाइपल्स आकर बिल्डिंग के बाहर इकट्ठे होने लगे, पर कोई जल्दबाजी में अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मिंगसी का डोर ब्लैक कलर का है और लकड़ी से बना हुआ है। ये टाइटली बंद है और इसे सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता है। इसे बाहर से तोड़ना ना तो सिर्फ मुश्किल है पर मना भी है। अंदर किसे बुलाया गया था ये किसी को पता नहीं है, पर ऐसा कुछ इससे पहले कभी नहीं हुआ था। ये बहुत भयंकर लग रहा है। पर लानवांग जी कहाँ है? अगर वो क्लाउड रेसेसेस में है तो वो यहाँ दौड़कर क्यों नहीं आया? क्या वो भी अंदर है? तभी मिंगसी का डोर धड़ाम से खुल गया और एक डिसाइपल लड़खड़ाते हुए निकल आया। उसके निकलते ही डोर धड़ाम से बंद हो गया और वो लड़का सीढ़ी से लुढ़कते हुए नीचे आ गया। सब उसे सहारा देने गए। उसने रोते हुए कहा, हमें उसे समन नहीं करना चाहिए था। विवक्षा ने उसका हाथ पकड़ लिया। किसे बुलाया है? अंदर और कौन है? हांगवांग जुन कहाँ है? उस लड़के ने हाँफते हुए कहा, हांगवांग जुन ने मुझे भाग जाने के लिए कहा। उसकी बातें खत्म होने से पहले ही उसके नाक से मुंह से खून निकलने लगा।
उसे लन सिजुई की बाहों में ढकलते हुए वही वुक्शन जल्दी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। फिर मिंगसी के डोर पर लात मारकर उसने कमांड दिया, खोलो। दरवाजा एक बड़े से माउथ की तरह खुल गया और वही वुक्शा के अंदर जाते ही तुरंत बंद हो गया। कुछ डिसाइपल्स उसके पीछे गए पर उनके लिए दरवाजा नहीं खुला। अंदर जाते ही एक डार्क एनर्जी वही वुक्शा की तरफ आने लगी। उस एनर्जी में रिसेंटमेंट, एंगर और एरोगेंस है जो खाली आंखों से भी दिखाई दे रही है। उस एनर्जी ने घेर लिया तो विवक्षा का चेस्ट हेवी होने लगा। मिंगसी लंबाई और चौड़ाई में 100 मीटर का है। एक साइड में कुछ लोग बेहोश पड़े हैं और एक एरे के बीच वो चीज़ है जो लांसेट वाले मो विलेज से ले आए थे, वो लेफ्ट हैंड। ड्रामा में वो लोग एक कटा हुआ हाथ नहीं दिखाना चाहते थे, शायद सेंसरशिप की वजह से, इसलिए उन लोगों ने इस जगह पर एक सोर्ड दिखाया था। वो हाथ जमीन पर सीधा खड़ा हुआ था। उसकी 4 उंगलियां मुट्ठी में बंद थी पर उसकी इंडेक्स फिंगर सीधा आसमान की तरफ इशारा कर रहा था। शायद वो किसी की तरफ इंडिकेट कर रहा था और उससे ब्लैक एनर्जी निकले जा रही थी। जितने लोग उस सोल समोनिंग रिचुअल में पार्टिसिपेट कर रहे थे सब लोग बेहोश हो गए थे। सिर्फ लान वांगजी मेन सीट पर स्टेडीली बैठा हुआ था। उसका गुचिन उसके पास था और वो खुद ब खुद बजे जा रहा था। लान वांगजी ध्यान से उसे ही सुन रहा था। कोई अंदर आया है पता चलने पर उसने नजरें उठाकर देखा। उसका चेहरा ऐसा है कि उसे देखकर वो क्या सोच रहा है ये जानना विवुक्षा के लिए पॉसिबल नहीं हुआ। लानचिरन अपने पोजीशन में बेहोश पड़ा था। उसके भी 7 ऑरिफिस से खून निकल रहा था। विवुक्षा ने उसे रिप्लेस किया और वेस्ट साइड में लानवांगजी के बिल्कुल ऑपोजिट वाला पोजीशन ले लिया। फिर उसने अपनी बांसुरी को अपने होठों पे लगा लिया। उसे देखते हुए लानवांगजी ने अपना राइट हैंड उठा लिया तो उसके गुचिन से एक मेलोडी निकल आई। विवुक्षा ने अपनी बांसुरी से उस मेलोडी को फॉलो किया। दोनों ने मिलकर इवोकेशन बजाया। जेनरली इस म्यूजिक को थोड़ा सा बजाते ही स्पिरिट उस एरे के बीच आ जाती है, पर आज पूरा सॉन्ग खत्म होने पर भी कोई स्पिरिट नहीं आया। वो हाथ जैसे गुस्सा हो गया, उसके वेन्स कांपने लगी। रूम के अंदर का एयर भी और हेवी होने लगा। वो इस साइड पर कोई और होता तो अब तक उसकी हालत भी लानचिरन के जैसा हो जाता। इवोकेशन बजाने के बाद भी ये स्पिरिट अपियर नहीं हुआ। इसका यही मतलब हो सकता है, इस पर्सन के सोल को भी उसकी बॉडी के साथ काट दिया गया था। इसकी मौत तो विवुक्षा से भी बुरी है। उसे चबा चबा कर खाया गया था, पर एटलीस्ट उसका सोल इंटैक्ट था। नॉवेल में विवुक्षा ने सुसाइड नहीं किया था, उसे उसके भूतों ने ही चबा लिया था। इसके बारे में हम बाद में डिटेल में जानेंगे। एवोकेशन ने काम नहीं किया तो लानवांगजी ने रेस्ट बजाना शुरू किया। ये एक काम मेलोडी है और ये एक वेल नोन म्यूजिक है, ये कोई भी जान सकता है। विवुक्षा ने भी बजाना शुरू किया। ईलिंग पैट्रियक की भूतिया बांसुरी को सब जानते थे, पर अभी उसने जानबूझकर गलतियां की। कभी कभी तो वो सुनने लायक भी नहीं रही। लानवांगजी ने शायद इससे पहले ऐसे खराब किसी पार्टनर के साथ नहीं बजाया था। उसने थोड़ी देर बाद एक्सप्रेशनलेसली विवुक्षा की तरफ देखा, जैसे उसे कुछ समझ नहीं आया ऐसा दिखाते हुए विवुक्षा और खराब बजाने लगा। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कुछ हो रहा है। उसने मुड़कर देखा कि बेहोश पड़े लानचिरन उठकर बैठ गए हैं। वो अपनी कांपते हुई उंगली को विवुक्षा की तरफ पॉइंट करके बोल रहे हैं, बजाना बंद करो, बाहर जाओ, अभी बाहर जाओ। इतना बोलकर ही वो और खून की उल्टी करके बेहोश हो गया। विवुक्षा को समझ आ गया कि उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई लानवांगजी की म्यूजिक को ऐसे बिगाड़ रहा है, पर उनकी म्यूजिक से वो हाथ फाइनली शांत हो गया। म्यूजिक खत्म होते ही मिंगसी का डोर खुल गया और घंटी की आवाज़ भी रुक गई। बाहर खड़े डिसाइपल्स हांगवांगजुन का नाम लेते हुए अंदर आ गए। लानवांगजी लानचिरन को चेक करने गया। बाकी लोगों की भी ट्रीटमेंट शुरू हुई। कुछ लोग नीडल्स और मेडिसिन लेकर काम करने लगे और कुछ लोग उस हाथ को कवर करने के लिए एक बड़ा सा बेल ले आए। इतना सब कुछ चल रहा था, पर उस जगह पर कोई हड़बड़ी, कोई शोर शराबा नहीं था। सब कुछ सिस्टमेटिक हुए से हो रहा था। हांगवांगजुन, ना तो मेडिसिन काम कर रहे हैं और ना ही आकुपंक्चर, अब हम क्या करें? लानवांगजी तब भी लानचिरन का पल्स चेक कर रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। लानचिरन अब तक ऑलमोस्ट 1000 ऐसे रिचुअल्स कर चुके हैं, फिर भी उनका ऐसा हाल हो गया है, तो सोचो उस घोस्ट हैंड में कितना रिसेंटफुल एनर्जी रहा होगा। विवुक्षा उस ब्रोंज के बेल के पास बैठकर उस पर लिखे मंत्रों को देख रहा था। लान सिजुई का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसने पूछा तो सिजुई ने कहा कि वो गिल्ट फील कर रहा है। उसको लगता है कि यह हाथ उसकी टीम की गलती की वजह से ही आया है। उस दिन उन लोगों ने जो स्पिरिट अट्रैक्शन फ्लैग्स लगाया था
वो 2500 स्क्वायर मीटर के एरिया में ही काम करने वाला था। अगर उस एरिया में पहले से ही वो हाथ होता तो मो विलेज में कब की खून की गंगा बह गई होती। उस चीज़ को जरूर किसी ने उनके लिए ही वहाँ भेजा था। अगर ऐसा है तो मो विलेज में उस रात जो लोग मरे थे उनके लिए भी उसकी टीम जिम्मेदार है, और अब लैन क्लैन में जो हुआ उसके लिए भी वही लोग जिम्मेदार है। हुईवुक्शन ने कहा, तुम तो बहुत समझदार हो, ये बहुत अच्छी एनालिसिस है, पर इसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। जिम्मेदार वो है जिसने उस चीज़ को वहाँ प्लांट किया था। लानोंगजी ने कहा, इसके सोर्स को ढूंढो। हुईवुक्शन ने कहा, हाँ, अगर हम इसके सोर्स को ढूंढ लेते हैं और हमें इसकी बॉडी मिल जाती है तो हम इसे सेव कर सकते हैं, पर किधर ढूंढने जाना है ये कैसे पता चलेगा? लानोंगजी ने कहा, नॉर्थ ईस्ट दिशा में। किसी को समझ नहीं आया कि लानोंगजी नॉर्थ ईस्ट की बात क्यों कर रहा है। हुईवुक्शन ने कहा कि वो हाथ ही वो दिशा दिखा रहा है। उसकी पोजीशन को जितना भी घुमाया क्यों ना जाए, वो हमेशा घूमकर उसी दिशा में पॉइंट कर रहा है। लानोंगजी धीरे से खड़ा हो गया। चाचा जी का ध्यान रखना। क्या आप पहाड़ से उतर कर जा रहे हैं? कुछ डिसाइपल्स ने पूछा तो लानोंगजी ने हल्के से नॉड किया। हुईवुक्शन जल्दी से उसके पीछे आ गया और लाउडली अपने आप से बात करने लगा। हाँ, हम फाइनली यहाँ से निकलकर इलोप कर सकते हैं। कुछ डिसाइपल्स को उसकी बेशर्मी की आदत हो गई थी, कुछ गुस्सा हो गए। बेहोश पड़े लांचिरन का भी चेहरा बदल गया। जब बड़े क्लास के कल्टीवेटर्स नाइट हंट के लिए जाते हैं तो उनके साथ बहुत सारे लोग होते हैं, पर लानोंगजी को अकेले जाना पसंद है। ये हाथ बहुत स्ट्रेंज है और इसको ठीक से हैंडल करने की ज़रूरत है, इसलिए उसने अपने साथ हुईवुक्शन के सिवा किसी को नहीं लिया। हुईवुक्शन का तो भाग जाने का प्लान था। उसने बहुत बार कोशिश भी की, पर हर बार लानोंगजी उसे उसकी कॉलर पकड़कर खींच लाया। तरीका बदलकर अब हुईवुक्शन ने लानोंगजी के साथ चिपक कर रहना शुरू कर दिया। खासतौर पर रात को तो वो लानोंगजी के बेड पर जाकर ही सोने लगा, पर लानोंगजी को किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर हुईवुक्शन ब्लैंकेट के अंदर ज़्यादा हिलता है तो लानोंगजी उसकी बॉडी को स्टीफ करके उसे अलग ब्लैंकेट में मोड़ देता है। पहले तो वो इसे छेड़कर कितना मज़ा आता था। वो तो पहले कितना शर्मा जाता था और अजीब हरकतें करता था। अब तो उस पर कोई भी ट्रिक काम नहीं कर रहा है। उल्टा उसने काउंटर अटैक करना भी सीख लिया है। ऐसा कैसे हो गया? वो लोग उस हाथ के दिखाए गए रास्ते पर चलने लगे और उसके गुस्से को ठंडा करने के लिए हर रात रेस्ट वाला म्यूजिक बजाने लगे। पर जब वो लोग चिंघे के पास गए तब उस हाथ ने अपने इंडेक्स फिंगर को मोड़कर एक मुट्ठी बना लिया। इसका मतलब शायद वो लोग पहुंच गए हैं। वो लोग पूछताछ करते हुए एक छोटे शहर में जाकर पहुंचे। दिन के टाइम बाजार में काफ़ी भीड़ थी। आते जाते लोगों के बीच एक स्ट्रॉन्ग खुशबू को सूंघते ही हुईवुक्शन परेशान हो गया। ये क्या है? एक आदमी कल्टीवेटर का रोब पहनकर कॉस्मेटिक्स बेच रहा था। वो कॉस्मेटिक्स दिखाने लगा तो हुईवुक्शन देखने लगा। आपकी वाइफ के लिए? उस फेक कल्टीवेटर ने पूछा। मेरे लिए। जैसे ही हुईवुक्शन ने मुस्कुराकर ये कहा, उस फेक कल्टीवेटर का चेहरा बदल गया, पर उसके गुस्सा दिखाने से पहले लानोंगजी वहाँ पहुँच गया और उसने इमोशनलेसली कहा, तुम्हें खरीदना नहीं है तो देख क्यों रहे हो? उस नकली कल्टीवेटर ने लांसेट के मोटिव को पहचान लिया। वो जल्दी से भाग गया। तुम जा क्यों रहे हो? मुझे खरीदना है, हुईवुक्शन ने चीख कर कहा। तुम्हारे पास पैसे हैं? लानोंगजी ने पूछा। नहीं है तो आप दे देना, कहकर हुईवुक्शन ने हाथ बढ़ाया। उसने कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, पर कुछ पल में उसके हाथ में एक डेलिकेट हेवी पाउच आ गया। लानोंगजी ऐसा पाउच कैरी नहीं कर सकता, पर पिछले कुछ दिनों से लानोंगजी जो सब कर रहा है वो भी बहुत अजीब है। हुईवुक्शन ने वो पाउच ले लिया। जो उसने सोचा था वो सही था। वो लानोंगजी से कभी भी कुछ भी ले सकता है और लानोंगजी उससे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होगा। अगर उसे लानोंगजी के हाई मॉरल प्रिंसिपल्स के बारे में और उसके रेपुटेशन के बारे में पता नहीं होता तो उसे लगता कि उसके और मोसवानों के बीच कुछ और रिलेशनशिप है, नहीं तो वो इतना टॉलरेंट क्यों होता। हुईवुक्शन चलते चलते रुक गया और सबकॉन्शियसली पीछे मुड़कर देखा। लानोंगजी एक जगह पर खड़े होकर उसे जाते हुए देख रहा था। उसे लगा कि उसे लानोंगजी को पीछे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। किसी ने चिल्लाकर कहा, एलियन पैट्रिया, 5 कॉइन्स में 1 और 10 कॉइन्स में 3। हुईवुक्शन दौड़कर देखने गया कि कौन किसको बेच रहा है। ये वही फेक कल्टीवेटर है। उसने कॉस्मेटिक्स को रखकर भयंकर दिखने वाले डोर गॉड्स की ड्राइंग्स बेचना शुरू कर दिया है। इतनी सस्ते में कहीं नहीं मिलेगी। 3 ले जाइए, एक डोर पर लगाना, एक हॉल में
और एक बेडरूम के दीवार पे। ये एविल एनर्जी किसी और एविल एनर्जी को आने नहीं देगी। कुछ भी मत बोलो, विभूषण ने कहा। अगर ये इतना इफेक्टिव है तो तुम इन्हें इतने सस्ते में क्यों बेच रहे हो? तुम फिर से आ गए, उस आदमी ने कहा। अगर तुम्हें लेना नहीं है तो जाओ यहाँ से, और अगर तुम 50 कॉइन्स में खरीदना चाहते हो तो ठीक है। विभूषण ड्राइंग्स को देखते हुए बोलता है। विभूषण तो अपने गुड लुक्स के लिए फेमस था। तुमने ये क्या बनाया है? अगर तुमने उसे नहीं देखा है तो ऐसे गलत ड्राइंग्स बनाकर लोगों को क्यों ठग रहे हो? विभूषण को पीछे से कुछ महसूस हुआ तो वो जल्दी से हट गया, पर वो बेचने वाला पीछे जाकर गिरा। कुछ लोगों ने उसे उठाया, कुछ लोगों ने उसके सामान को। वो आदमी गाली देने जा रहा था, पर सामने एक रॉयल इंसान को देखकर उसने धीरे से पूछा, आपने मुझे लात क्यों मारी? जिनलिंग अपने चेस्ट के सामने हाथों को मोड़कर खड़ा था। शुक्र मनाओ कि तुम्हें मार नहीं दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम सरेआम उस विभूषण का नाम ले रहे हो? विभूषण जिनलिंग को यहाँ देखकर हैरान था, और उसका बर्ताव देखकर और भी ज़्यादा। पता नहीं ये बच्चा ऐसा क्यों बन गया है। इसको अपने डैड के और मामा के सारी बुरी आदतें मिल गई है, पर अपनी माँ की एक भी स्ट्रेंथ नहीं मिली। इसे अभी ठीक नहीं किया तो बाद में जाकर इसे बहुत नुकसान होने वाला है। जिनलिंग को उस आदमी की तरफ बढ़ते देख विभूषण ने उसे टोका। जिनलिंग? जिनलिंग ने नीची नज़र से देखा। तुम अभी तक नहीं भागे, अच्छी बात है। विभूषण ने हंसकर कहा। वो कौन था जो जमीन पर गिर कर उठ नहीं पा रहा था? जिनलिंग ने सीटी बजाई तो दूर से हफ्स और पफ्स की आवाज़ सुनाई दी। विभूषण ने पीछे मुड़कर देखा कि एक काले बालों वाला स्पिरिचुअल डॉग उसी की तरफ दौड़कर आ रहा है। वो बिना टाइम वेस्ट करे दौड़ने लगा। ईलिंग पैट्रियक कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कुत्तों को देखते ही वो एक कावर्ड बन जाता है। क्या कर सकते हैं? जब जियांग फेंगमियान उसे घर नहीं ले गए थे तब वो रास्ते में रहता था। वहाँ उसे खाना ढूंढने के लिए कुत्तों से लड़ना पड़ता था। उस टाइम कुत्तों ने उसे इतनी बार काटा था कि उसके मन में एक डर बैठ गया था। जियांग चेंग इस बात से बहुत हंसता था, पर कोई इस बात पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए ज़्यादा किसी को ये बात पता नहीं है। विभूषण डर के मारे मरने ही वाला था कि उसे एक लंबा सा सफ़ेद सा फिगर दिखा। लाजा, मुझे बचा लो। इतनी दूर दौड़ने के बाद लानोंगजी को देखकर जिनलिंग चौंक गया। ये अभी भी इस पागल के साथ क्या कर रहे हैं? लानोंगजी की सीरियस पर्सनैलिटी की वजह से सब उससे दूरी बनाकर रखते हैं। छोटे बड़े सब उससे डरते हैं। वो लानचिरन से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इस डॉग को बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली है। वो इनके सामने कुछ गड़बड़ नहीं करेगा। वो थोड़ा सा भौंक कर जिनलिंग के पीछे छुप गया। ये रेयर स्पीसीज का कुत्ता उसे जिन गुआंगियों ने दिया था। लिंग फेंगजून का नाम सुनकर कोई उसे ऑफेंड नहीं करता है। लानोंगजी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिनलिंग डर गया। अब तो ये उसके कुत्ते को मार देंगे और उसे भी पीटेंगे। विभूषण लानोंगजी के हाथ के नीचे से उसके पीछे चला गया। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो खंबे पर चढ़ने की तरह लानोंगजी के ऊपर चढ़ना चाहता है। अपनी बॉडी पर विभूषण के हाथों को महसूस करके लानोंगजी स्टैचू बन गया। मौके का फायदा उठाकर जिनलिंग अपने कुत्ते के साथ भाग गया। वो सामान बेचने वाला बोल उठा, दिन ब दिन सबका मोरल कितना कम होते जा रहा है। बड़े बड़े क्लान्स के डिसाइपल्स कितने टेरिफाइंग हो गए हैं। विभूषण भी लानोंगजी के पीछे से ऐसे निकल आया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। सच में लोग पहले जैसे नहीं रहे। विभूषण का शुक्रिया अदा करने के लिए उस आदमी ने उसे ईलिंग पैट्रियक की सारी ड्राइंग्स दे दी। उसने कहा कि अगर वो कम दाम में भी उन्हें बेचेगा तब भी उसे फ़ायदा ही होने वाला है। लानोंगजी ने उन पोर्ट्रेट को एक झलक देखा, पर उसने कुछ नहीं कहा। विभूषण ने कहा, अगर तुम मुझे थैंक्स बोलना ही चाहते हो तो उसे थोड़ा सुंदर बना दिया करो। रुको, जाओ मत, मुझे कुछ और पूछना है। क्या यहाँ तुमने कुछ अजीब घटना के बारे में सुना है या फिर देखा है, जैसे कि एविल स्पिरिट या फिर डिसमेंबर्ड डेड बॉडी या फिर पूरे क्लैन का उजड़ जाना? मुझे चिंगे का सब जानता कहा जाता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, उस आदमी ने कहा। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 माइल आगे जाओगे तो शिंगलू नाम की एक पहाड़ी चोटी आएगी, पर वहाँ ना जाना ही ठीक है। उस चोटी को इंसान खाने वाली चोटी भी कहा जाता है। विभूषण ऐसे हजारों कहानी सुन चुका है और एटलीस्ट शौक को तो अपने हाथों से मार चुका है। उसे यह बहुत बोरिंग लगा। तो वहाँ कोई है जो इंसानों को खा लेता है? उस आदमी ने ड्रामेटिकली कहा, हाँ, वहाँ एक मैन ईटिंग कैसल है। जो कोई भी वहाँ जाता है, वहाँ के मॉन्स्टर्स उन्हें खा जाते हैं, एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ते हैं।
है ना ये डरावना। तो इसलिए जिंगलिंग यहाँ आया है। डाफन माउंटेन में कुछ नहीं कर पाया तो यहाँ नाम कमाना चाहता है। विभूषण ने कहा, यह तो बहुत डरावना है, पर अगर कोई टुकड़ा भी नहीं मिला तो पता कैसे चला कि उनको खा लिया गया? किसी ने तो देखा ही होगा, उस आदमी ने कहा। पर अभी तो तुमने कहा कि जो जाता है उसी को खा लिया जाता है, नो एक्सेप्शन। तो फिर ये कहानी सुनाई किसने? कौन है वो पावरफुल इंसान? और वो कौन लोग थे जिनको मॉन्स्टर ने खा लिया? क्या उम्र थी उनकी? उनका जेंडर क्या था? विभूषण ने पूछा। मुझे नहीं पता, उस आदमी ने कहा। तुम तो चिंगे के सब जानता हो ना? विभूषण के सवालों से परेशान वो आदमी भागने लगा। अरे रुको रुको, मैं कुछ और पूछता हूँ। ये चिंगे में पड़ता है ना? और चिंगे नाई सेक्ट के एरिया में पड़ता है, तो वो लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? निये सेक्ट अब पहले का निये सेक्ट नहीं है, उस आदमी ने नकली हंसी के साथ कहा। पहले के लीडर होते तो एक दिन में ही ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देते, पर अब तो वो सर हिलाने वाला नाई सेक्ट का लीडर है ना। चिंगे निये सेक्ट का लीडर था चीफेंगजून निये मिंगजुए। जब वोएन रूहान की वजह से उसके फादर की डेथ हो गई, तब 20 साल से भी कम उम्र में उसने सेक्ट की जिम्मेदारी उठा ली थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। सांसद कैंपन के बाद निये सेक्ट बहुत ऊंचाई पर था, पर निये मिंगजुए सबके सामने ची डिवीजन की वजह से मर गया और उसका छोटा भाई लीडर बन गया। उसका नाम सर हिलाने वाला क्यों है? विभूषण ने पूछा। तुम्हें नहीं पता? उस आदमी ने पूछा। लोग उनसे कुछ भी पूछते हैं तो वो सर हिला देते हैं। अगर उनको नहीं पता होता है तो वो सर हिला देते हैं। अगर उनको पता होता है तो वो डर के मारे नहीं बोलते। हर सवाल के जवाब में वो सर हिलाकर बोलता है, मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। उस आदमी को और क्या बुलाएंगे? एक टाइम विभूषण और निये हुएजांग साथ में पढ़ा करते थे। निये हुएजांग अनकाइंड नहीं था और वो बुद्धू भी नहीं था। बात सिर्फ ये थी कि कल्टीवेशन उसके लिए नहीं था। उसे गोल्डन कोर बनाने में दूसरों से 8-9 साल ज़्यादा टाइम लग गए थे। उसके बड़े भाई इस बात से नाखुश थे और वो उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट थे। फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अपने भाई की मौत के बाद वो कुछ भी संभाल नहीं पाया। उसे मदद के लिए अपने बड़े भाई के 2 सॉन्ड ब्रदर्स के पास ही जाते रहना पड़ता है। उन दोनों के सपोर्ट से ही वो सेक्ट का काम संभाल पा रहा है। उस आदमी से बात करने के बाद विभूषण ने उससे 2 कॉम्पैक्ट्स खरीद लिया। उनको अंदर रखकर वो लानोंगजी के पास गया, पर लानोंगजी ने अपने पैसे का थैला उससे वापस नहीं मांगा। दोनों उस आदमी के दिखाए गए रास्ते पर चलने लगे। सिंगलू चोटी में सेडारूड का जंगल है और उसके बीच से एक पतला सा रास्ता। कुछ देर चलकर भी उनको कुछ नहीं मिला। उनको उन कहानियों पर भरोसा भी नहीं था। अगर ऐसा कुछ होता तो उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलती। यहाँ तो विक्टिम्स कौन है ये भी पता नहीं है। काफ़ी देर बाद उनको 7-8 बहुत ही कमज़ोर वॉकिंग कॉर्प्सेस दिखे, जिनसे डरने की कोई बात नहीं है। विभूषण उनको देखकर लानोंगजी के पीछे छुप गया और उसको देखकर वो कॉर्प्स भाग गए। हांगवांगजुन, ये लोग तो आपको देखकर भाग गए, विभूषण ने कहा। चलिए वापस चलते हैं। यहाँ के लोगों ने ऐसे ही कहानी बना दी है। यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। विभूषण लानोंगजी को धक्का देकर चलने लगा और तभी उसे जंगल में दूर से कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। विभूषण डर कर लानोंगजी के पीछे छुप गया। लानोंगजी ने बताया कि वो बहुत दूर है, फिर भी उसका डर कम नहीं हुआ। यह जिनलिंग का काला कुत्ता है, लानोंगजी ने कहा। अगर एक स्पिरिचुअल डॉग ऐसे भौंक रहा है तो इसका मतलब वहाँ कुछ हुआ है। विभूषण डर से काँप रहा था, फिर भी उसने लानोंगजी को चलकर देखने के लिए बोला, पर लानोंगजी नहीं हिला। कैसे हिलता? विभूषण ने उसे पकड़ जो रखा था। वो लोग बहुत देर तक घूमते रहे, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। उस कुत्ते की भौंकने की आवाज़ भी कभी पास कभी दूर महसूस होने लगी। फाइनली विभूषण को समझ आया कि वहाँ एक भूल भुलैया है। उस कुत्ते का भौंकना बंद ही नहीं हुआ। भूल भुलैया को सॉल्व करके वो दोनों उस आवाज़ को फॉलो करके जाने लगे तो उन्हें एक क्रीपी स्टोन वाला कैसल दिखा। वो कैसल ग्रेइश वाइट स्टोन से बना हुआ था और उसके ऊपर लताएं फैली हुई थी। यहाँ तो सच में एक स्टोन कैसल है, पर क्या ये मैन ईटर है? जिनलिंग का स्पिरिचुअल डॉग स्टोन कैसल के बाहर कभी जोर से कभी धीरे से भौंक रहा था। लानोंगजी को देखकर वो डर तो गया, पर वो भागा नहीं, बल्कि कैसल की तरफ देखकर जोर से भौंकने लगा और मिट्टी खोदने लगा। ये जा क्यों नहीं रहा है? इसका ओनर कहाँ चला गया? विभूषण ने पूछा।
जिनलिंग का कोई अता पता नहीं था। वो मदद के लिए भी नहीं बुला रहा था। लानवांगजी अंदर जाने के लिए सजेस्ट करता है, पर वहाँ कोई डोर ही नहीं था। जिनलिंग का डॉग लानवांगजी के कपड़े को दांत से पकड़कर खींचना चाहता था, पर हिम्मत नहीं कर पाया, तो वो वुईवुक्शा के कपड़े को पकड़कर खींचने लगा। वुईवुक्शा ने लाजा लाजा करते हुए लानवांगजी को पकड़ लिया। डॉग ने उसे खींचा और उसने लानवांगजी को, और वो लोग कैसल के पीछे एक ओपनिंग के सामने जा पहुंचे। वो कोई डोर नहीं था, उसे जबरदस्ती किसी स्पिरिचुअल टूल से तोड़कर बनाया गया था। अंदर अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक फेंट रेड लाइट दिखाई दे रही थी। उनको छोड़कर अब वो कुत्ता अंदर की तरफ देखते हुए भौंकने लगा। बिजन अपने आप थोड़ा निकल आया और उसकी लाइट से सामने का रास्ता दिखने लगा। लानवांगजी झुककर अंदर गया तो वुईवुक्शा भी उसके पीछे पीछे गया। वो काला कुत्ता भी अंदर जाना चाहता था, पर वो अंदर जा नहीं पाया। अंदर ठंडा था और अंधेरा भी। वो लोग जितने अंदर जाते रहे, वो जगह उतनी ही स्पेशियस बनती रही। वुईवुक्शा ने नीचे पड़े पत्थरों पर किक किया तो उसे उनकी इको सुनाई दी। वुईवुक्शा और सह नहीं पा रहा था। उसने अपना माथा पकड़ लिया, उसके आईब्रोज सिकुड़ गए। क्या हुआ? लानवांगजी ने पूछा। ये कितना लाउड है, वुईवुक्शा ने जवाब दिया। अंदर कब्रिस्तान के जैसा सन्नाटा है, पर वुईवुक्शा को चारों तरफ से शोर सुनाई दे रही है। व्हिस्पर की आवाज़, हंसने की आवाज़, हिलने की आवाज़, सामने से पीछे से, मेल वॉइस, फीमेल वॉइस, ओल्ड वॉइस, यंग वॉइस, तीखी आवाज़, धीमी आवाज़, कुछ बातें जो उसे समझ तो नहीं आ रही थी, पर सब मिलाकर बहुत लाउड हो रही थी। एक हाथ से अपने सर को दबाकर वुईवुक्शा ने कंपास ऑफ एबिल निकाल लिया। कंपास के पॉइंटर्स पहले धीरे से और फिर बहुत तेजी से घूमने लगे। वो कहीं रुके ही नहीं, बस पागलों की तरह घूमते गए। डफन माउंटेन में ये कोई दिशा नहीं दिखा पा रहा था। अब तो ये और अनबिलीवेबल हो गया है। वुईवुक्शा का दिल घबरा गया। वो चीख उठा, जिनलिंग! वो चीखते चीखते आगे बढ़ता रहा, पर कोई जवाब नहीं मिला। बहुत सारे खाली रूम के बाद उनको एक रूम में एक ब्लैक कॉफिन दिखा। कॉफिन का डिज़ाइन बहुत सुंदर था। वुईवुक्शा उसे छूकर तारीफ करने से अपने आप को रोक नहीं पाया। दोनों दो साइड खड़े हो गए और उन दोनों ने एक साथ कॉफिन का ढक्कन खोल दिया। उस ढक्कन को खोलते ही चारों तरफ का शोर बहुत गुना बढ़ गया। वुईवुक्शा को पता नहीं था कि उस कॉफिन के अंदर उसे क्या देखने को मिलेगा, पर वह जिनलिंग को देखना चाहता था, और वो कॉफिन खाली थी। लानवांगजी थोड़ा पास गया और बिचन ने थोड़ी और रोशनी की। अब उनको पता चला कि कॉफिन खाली नहीं है, उसमें बस एक लॉन्ग सोर्ड है। उस सोर्ड का कोई कवर नहीं था और उसका हिल्ट शायद गोल्ड से बना हुआ था। उसकी बॉडी पतली और शाइनी तो थी, पर वो देखने में हेवी लग रहा था। एक रेड कपड़े के ऊपर रखे उस सोर्ड को देखकर एक चिलिंग फीलिंग आ रही थी। वुईवुक्शा और लानवांगजी एक के बाद एक रूम में गए और हर रूम में उन्हें एक एक कॉफिन और उसके अंदर एक एक सोर्ड दिखे। लास्ट कॉफिन का ढक्कन बंद करके वुईवुक्शा परेशान हो गया। लानवांगजी ने अपना गुचिन निकाल लिया और उसके थोड़े से बजाने के बाद गुचिन खुद ब खुद बजने लगा। यह इंक्वायरी है। इसे लैंडसेट के किसी एंसेस्टर ने कंपोज किया था। ये इवोक्यूशन से अलग है। इसको तब यूज़ किया जाता है जब विक्टिम की आइडेंटिटी पता नहीं होती है और कोई मीडियम भी नहीं होता है। गुचिन को बजाकर सवाल किया जाता है। विक्टिम का जवाब भी मेलोडी के थ्रू ही पता चलेगा। अगर गुचिन खुद से बज रहा है, इसका मतलब किसी स्पिरिट ने उसको जवाब दिया है। वुईवुक्शा को बहुत कुछ पता है, पर उसे ये गुचिन की भाषा नहीं पता है। उसने व्हिस्पर किया, हंगवांगजुन, उससे पूछो ना कि ये कौन सी जगह है और इसे किस लिए बनाया गया है। लानवांगजी ने गुचिन बजाकर सवाल किया तो उसका जवाब भी मिला। क्या कहा उसने? वुईवुक्शा ने जल्दी से पूछा। लानवांगजी ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। क्या? वुईवुक्शा ने पूछा। लानवांगजी ने धीरे से जवाब दिया, उसने कहा मुझे नहीं पता। वुईवुक्शा को वो दिन याद आ गया जब लानवांगजी ने उसके सोर्ड का नाम पूछा था। तो लानवांगजी को अब ये सब भी आ गया है। लानवांगजी ने फिर से एक सवाल किया। वुईवुक्शा को समझ आया कि इस बार भी उसका जवाब है, मुझे नहीं पता। इस बार क्या पूछा था? वुईवुक्शा ने पूछा। वो कैसे मरा? लानवांगजी ने जवाब दिया। वुईवुक्शा ने कहा, ऐसा तो हो ही सकता है, शायद उसे छुपके से मारा गया हो। किसने मारा उसे? इस बार भी सेम जवाब आया। इसे तो कुछ भी नहीं पता, वुईवुक्शा ने कहा।
चलो उसे ये पूछो कि ये मैन है या वोमेन, ये तो उसे पता ही होगा। लानोंग ने बताया कि वो एक मैन है। एक सभी जवाब मिलने पर बुयुबुक्शन और भी सवाल पूछने लगा। उसने पूछा कि क्या यहाँ कोई 15 साल का लड़का आया है। उस पुरुष ने बताया कि ऐसा एक लड़का आया है और वो यहीं पर है। पर हमने तो अच्छे से चेक किया, ये झूठ नहीं बोल सकता ना, बुयुबुक्शन ने पूछा। मेरे सामने नहीं, लानवांग जी ने जवाब दिया। सही बात है, बुयुबुक्शन फिर से अच्छे से सर्च करने लगा। लानवांग जी ने कुछ सोचते हुए कुछ और सवाल किया। इस बार उससे पूछा गया कि वो लड़का कितने साल का है और वो कहाँ से आया है। जवाब मिला 15 फ्रॉम लैंडलिंग। बुयुबुक्शन ने अपने दिमाग पर जोर डाला और उसके आसपास हो रहे शोर में ध्यान दिया तो उसे जिनलिंग की आवाज़ भी सुनाई दी। वो आवाज़ बहुत फेंट है और बाकी आवाज़ों के साथ मिली हुई है। लानवांग जी पूछे जा रहा था। बुयुबुक्शन को पता था कि वो एग्जैक्ट जगह का पता लगा रहा है। थोड़ी देर में लानवांग जी ने कहा, तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से साउथ वेस्ट की तरफ घूमो और स्ट्रिंग्स की आवाज़ को सुनो। एक एक नोट प्ले होगा और तुम एक एक स्टेप आगे जाओगे। जब ये साउंड स्टॉप हो जाएगा तब तुम उसके सामने पहुँच जाओगे। बुयुबुक्शन ने ऐसा ही किया। जैसे जैसे नोट्स बजते गए वो आगे चलता गया और फिर जब वो साइलेंट हो गया तब उसने देखा कि उसके सामने बस एक वॉल है। वो इस वॉल के अंदर है। बिचन निकल आया और उस दीवार के स्टोन्स को अलगा कर दिया। अब बुयुबुक्शन और लानवांग जी दोनों मिलकर पत्थरों को हटाने लगे। वो स्टोन कैसल पत्थरों के 2 लेयर्स से बने हुए थे और उन दोनों के लेयर्स के बीच मिट्टी भरे हुए थे। दोनों मिलकर मिट्टियाँ हटाने लगे तो धीरे धीरे एक इंसान का चेहरा दिखने लगा, आंखें थोड़े से बंद। ये जिनलिंग है। जैसे ही उसे एयर मिली वो सांस लेने लगा और खांसने लगा। जिनलिंग को जिंदा देखकर बुयुबुक्शन को फाइनली चैन मिली। जिनलिंग को निकाला गया तो उसके सोट के साथ लगकर एक ह्यूमन बोन भी निकल आया। जिनलिंग को लेटा कर लानवांग जी उसका पल्स देखने लगा। बुयुबुक्शन ने बिचन की मदद से मिट्टी में खुदाई की तो उसे एक स्केलेटन दिखा। उसने थोड़े और पत्थर हटाए तो उसे और भी स्केलेटन्स दिखे। बुयुबुक्शन खोदना बंद करके पीछे हो गया। वो अपने कानों में जो शोर सुन रहा था वो और ज़्यादा हो गया। अब उसे पता चल गया इस पूरे स्टोन कैसल के थिक वॉल के अंदर ह्यूमन कॉर्प्सेस हैं। कुछ बैठे हुए, कुछ खड़े हुए, ऊपर नीचे, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, लेटे हुए, बैठे हुए। ये कौन सी जगह है? दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर। तब तक के लिए बाय।